हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्पर्श पीएससी एजुकेशन सेंटर के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम भारतीय भूगोल में पढ़ने वाले हैं भारत के द्वीप समूह। भारत में कौन कौन से द्वीप हैं, कैसे द्वीप समूह हैं, उसके बारे में। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम भारत के भौतिक प्रदेश का अध्ययन कर रहे थे और भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला भाग हमने देखा था कि भारत के जो उत्तर की जो पर्वतमाला है, पहला भौतिक प्रदेश, जिसमें हम हिमालय के बारे में अध्ययन करते हैं। दूसरा हम देखे थे भारत का उत्तर की विशाल मैदान, जिसमें हम लोग गंगा के मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं, ब्रह्मपुत्र मैदान के बारे में अध्ययन करते हैं, थार मरुस्थल को पढ़ते हैं। तीसरे हिस्से में हमने पढ़ा था कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, जिसमें हम विंध्याचल पर्वत से लेकर के नीचे का हिस्सा देखते हैं, अरावली पर्वत, मालवा का पठार और उसके पूरे सीरीज शिलोंग के पठार तक, फिर उसके बाद विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये सारी चीज़ों को हम लोग उसमें पढ़ते हैं। जो भारत के भौतिक प्रदेश का जो चौथा और अंतिम जो पार्ट है ये, इसमें हम पढ़ेंगे तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो आज मैं पहले आपको द्वीप समूह के बारे में बताऊंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, भारत के द्वीप समूह। तो भारत के द्वीप समूह में देखिए, भारत का जो दक्षिण का हिस्सा है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, और भारत का यह जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, इसमें हमें पता है ये जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ये बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहाँ पर हिंद महासागर और ये अरब सागर। सबसे पहले मैं आपको बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जितने भी द्वीप समूह हैं उनके बारे में बताऊंगा। ये क्षेत्र है हमारा क्या, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में जाने से पूर्व हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। भारतीय मुख्य भूभाग की दक्षिणतम बिंदु क्या है हमारी, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, जो कि कहाँ पर है, उत्तरी अक्षांश जो कि कहाँ पर है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु में। अगर ये 8 डिग्री 4 मिनट है तो इसका तात्पर्य है इससे नीचे यहां कहीं पर होगी क्या हमारी 8 डिग्री चैनल, और इससे थोड़े से ऊपर यहां कहीं पर होगी क्या हमारी 9 डिग्री चैनल, ठीक है। और 9 डिग्री चैनल के ही ऊपर में यहां कहीं पर हमें मिलेगा क्या, ये होगा हमारा 10 डिग्री चैनल। ये होगा हमारा क्या, 10 डिग्री चैनल या 10 डिग्री जलीय मार्ग। ये 10 डिग्री चैनल क्यों आवश्यक था, ध्यान से देखिएगा। जब हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ रहे हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाली चैनल सबसे पहले वही जान ले हम लोग, कौन है ये, 10 डिग्री चैनल। तो आइए अब हम लोग मैप बनाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि कहां कहां पर कौन कौन से द्वीप हैं। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहां पर जो एक द्वीप है इसका नाम है कोको द्वीप। सबसे पहले हम एक द्वीप पढ़ते हैं, कोको द्वीप, ठीक है। कोको द्वीप जो कि वास्तव में भारत का नहीं है, ये किसका है, म्यांमार का, ये है म्यांमार का, ठीक। कोको द्वीप के ठीक नीचे यहां पर हम देखेंगे लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल, यहां से इंडिया स्टार्ट, ठीक है, लैंडफॉल द्वीप। लैंडफॉल द्वीप के नीचे यहां पर है क्या, उत्तरी अंडमान। लैंडफॉल के नीचे यहां पर है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के नीचे में है क्या, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान के नीचे यहां पर है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान के नीचे यहां पर हमें मिलेगी लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक। लिटिल अंडमान के बाद में ये अंडमान के जो द्वीप समूह हैं वो हो जाते हैं समाप्त। और भी छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, परंतु हमको मुख्यतः पहले इनको ध्यान में रखना है। कौन कौन से हो गए, ये मध्य अंडमान, थोड़ा सा और बड़ा मैं बना लूँ, ये मध्य अंडमान एक्चुअल में सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है। लिटिल अंडमान तक हो गया। लिटिल अंडमान के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कार निकोबार, कार निकोबार, और लास्ट में हम देखते हैं ग्रेट निकोबार, कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। इतने द्वीप समूह हम देखते हैं। आप एक्चुअल में इंडिया के मैप में जाकर के भी देखिएगा तो ये कुछ इस तरीके से चापाकार आकृति बनाई हुई है। आखिर ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आया कहां से, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जब हम उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर की विशाल पर्वतमाला पढ़ रहे थे तो वहां हमने हिमालय को पढ़ा था। हिमालय को पढ़ते वक्त हम देखते हैं कि यहां कहीं पर जब अरुणाचल प्रदेश के ठीक ऊपर जहां से चीन और म्यांमार की सीमा रेखा बनती है, वहां पर हमने देखा था कि नामचा बरवा एक पर्वत है। नामचा बरवा पर्वत के बाद हिमालय दक्षिणवर्ती मोड़ लेती है, और दक्षिणवर्ती मोड़ लेते हुए वो यहां पर म्यांमार में अराकान योमा पर्वत कहलाती है। क्या कहलाती है, अराकान योमा पर्वत।
तो ये जो अराकानयुमा पर्वत है एक्चुअल में हिमालय का ही हिस्सा है, और इसी अराकानयुमा पर्वत जो कि बाद में समुद्र में विलीन हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है, उसी के कुछ उछले हुए क्या है, इसके ही कुछ हिस्से हैं क्या जो हमको द्वीप समूह के रूप में दिखते हैं। तो अगर पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका हिस्सा है, तो हम कह सकते हैं कि ये दक्षिणी हिमालय का ही हिस्सा है। हिमालय के दक्षिणतम रूप का ही ये क्या है, विस्तार है, जो कि चापाकार आकृति लिए हुए कहां पर है, भारत के इस हिस्से में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहां से कौन कौन से प्रश्न आते हैं, चलिए तो प्रश्नों की ओर जाते हैं। कोको द्वीप जो कि म्यांमार का हिस्सा है, और ये लैंडफॉल द्वीप जहां से इंडिया का पार्ट स्टार्ट होता है, तो इन दोनों के बीच में एक चैनल है, एक जल मार्ग है। इनके बीच में एक चैनल है, ये जल मार्ग है। चैनल मतलब जो जल मार्ग है उसे हम कहते हैं, एक शब्द आता है हमारे पास यहाँ पर, जल डमरू मध्य। जल डमरू मध्य क्या होता है, देखिए जैसे कोई एक हिस्सा है, ये कोई एक द्वीप है, और यहाँ से कोई एक दूसरी द्वीप है, समझ लीजिए, ठीक है, ये एक द्वीप है, दूसरी द्वीप है। अब अगर आप बाकी सारे चीज़ों को छोड़ करके केवल अगर इस पार्ट को देखिएगा, तो ये आपको किसी डमरू की भांति ही दिखलाई पड़ेगा, ये, और ये बीच में क्या है, ये बीच में जली मार्ग है, इसीलिए इसको कहा जाता है जल डमरू मध्य। इसलिए ऐसे हिस्से क्या कहते हैं हम, जल डमरू मध्य कहते हैं, ठीक है। फिलहाल ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैनल। तो कोको द्वीप, इसका नाम हम लोग जानते हैं क्या, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में ये है कोको जल मार्ग। कोको जल मार्ग अर्थात म्यांमार का हिस्सा कोको द्वीप को अंडमान निकोबार से कौन अलग करता है, कोको जल मार्ग अलग करता है। और अगर और द्वीप में पूछेगा तो कोको जल मार्ग किसके मध्य है, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के मध्य में स्थित है, ठीक है। ये हो गया लैंडफॉल द्वीप। उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पर एक पर्वत चोटी है जिसका नाम है सैडल पीक। इसका नाम है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर, और ये जो है सबसे ऊंची चोटी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, उत्तरी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है कौन, सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर, और ये केवल उत्तरी अंडमान की न होकर के पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य अंडमान, मध्य अंडमान में हमको क्या ध्यान में रखना है कि भाई ये है सबसे बड़ा द्वीप, ये सबसे बड़ा द्वीप है, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। दक्षिणी अंडमान, इसकी विशेषता क्या है, अच्छा हम लोग पहले ही भौगोलिक परिचय पढ़ चुके हैं, हमने देखा था अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है भाई, पोर्ट ब्लेयर, और वही पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, दक्षिणी अंडमान में। तो पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार हम पढ़ते रहते हैं, आज के बाद हमको पता होना चाहिए कि वो जो पोर्ट ब्लेयर है वो किसमें है, दक्षिणी अंडमान में, ठीक है। लिटिल अंडमान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लिटिल अंडमान के बारे में क्या जानेंगे कि भाई यहाँ पर ओंग जनजाति निवास करती है, ये एक बार पूछा गया प्रश्न है। पूरे अंडमान निकोबार में वैसे जरवा जनजाति को भी पूछता ही है, तो जरवा जनजाति ध्यान रखिएगा, और लिटिल अंडमान में ध्यान रखिएगा क्या, ओंग जनजाति, ठीक है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में भी एक चैनल है, एक पास है, जिसे हम कहते हैं डेक्कन पास। इसका नाम है डेक्कन पास। तो एक प्रश्न ये भी बनता है कि डेक्कन पास, ठीक है, देखिए द्वीप समूहों में ऐसे प्रश्न बनेंगे। कोको जलमार्ग किसके मध्य है, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच। डेक्कन पास किसके बीच है, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे, तो यहां पर हम देखते हैं लिटिल अंडमान। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है, 10 डिग्री चैनल। यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, इनके बीच में है 10 डिग्री चैनल। वैसे अगर पूछेगा कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो अंडमान या निकोबार को। अगर और ज्यादा जूम करके पूछेगा तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को। वो ऑप्शन कैसा देता है उसके अनुसार हम लोग उसको चेक करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, देखिएगा ग्रेट निकोबार में हम लोग को जानना है एक माउंट थुलियर, ठीक है। एक हमको ध्यान में रखना है माउंट थुलियर के बारे में। ये माउंट थुलियर क्या है, तो माउंट थुलियर जिसकी ऊंचाई है 462 मीटर, 462 मीटर। ये माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। सैडल पीक 732 मीटर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, और माउंट थुलियर जो कि कहाँ है, ग्रेट निकोबार में, ये पूरे निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा एक और चीज यहाँ पर याद रख सकते हैं, एक यहाँ पर मैं बना लूँ, ये है भाई 6 डिग्री 4 मिनट। और नो डाउट ये आपको बिल्कुल याद होगा कि 6 डिग्री 4 मिनट कहते साथ मुझे यहाँ पर लिखना है क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या है ये, इंदिरा
पॉइंट, या इसी को मैं कहता हूं क्या, पार्सन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, या फिर इसी को हम कहते हैं क्या, पिगमेनियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, पार्सन पॉइंट या पिगमेनियन पॉइंट। और ये जो क्षेत्र है ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। तो ये एक पूरा हाईलाइटेड चीज हो गया जो आपको पूछा जाता है। अच्छा, यहां पर एक और बात, पूरे दक्षिण एशिया में यहां पर एक द्वीप है, पूरे दक्षिण एशिया में यहां एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप, जो कि पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है। बैरन द्वीप नोट डाउन कीजिएगा, बैरन द्वीप जो कि एकमात्र क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी वाला द्वीप है, सक्रिय ज्वालामुखी का द्वीप है, ठीक है, पूरे दक्षिण एशिया का। यहां पर एक और द्वीप है नारकोंडम द्वीप। ये जो नारकोंडम द्वीप है इसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, वो सक्रिय है और ये क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो ये दो द्वीप आपको और ध्यान में रखना है कि कौन कौन से यहां पर क्या है, द्वीप समूह में ज्वालामुखी पाए गए हैं। एक सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप और दूसरा क्या है, सुषुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम द्वीप में पाया गया है, ठीक है। तो ये हो गया क्या हमारे पास में बेसिकली जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अच्छा, यहां पर पढ़ने के लिए एक और विशेष बात है, आप सभी को याद होगा, कुछ समय पहले की बात है, कुछ अब थोड़ा ज्यादा समय हो चुका है, ठीक है। कुछ विशेष द्वीपों के नाम मैं आपको लूंगा, अभी नाम लूंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। यहां पर 2-3 द्वीप, यहां पर द्वीप समूह है, एक का नाम है रास, एक का नाम नील और एक का नाम हैवलॉक। आप बिल्कुल यहां पर गेस कर सकते हैं मैं क्या बताने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि रास, नील और हैवलॉक जो यहां पर द्वीप समूह हुआ करते थे, अब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। एक्चुअल में ये बहुत ही सही काम किया गया, ये नाम चेंज किया गया जब मंत्रिमंडल था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो ये जो हैवलॉक जो नाम है, नील या रास नाम है, ये जो नाम है 1857 की क्रांति में ये वो ब्रिटिश अधिकारी हैं जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ लड़े थे। तो उन्होंने अपने नाम को उनके नाम के अनुसार उन्होंने रख दिया था, परंतु समय के अनुसार अब भाई हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र लोग हैं, तो हमने इसको क्या किया, चेंज किया है। और चेंज करके नाम क्या रखा, उसकी भी मजेदार कहानी है। देखिए यहां पर एक मैंने नाम लिखा क्या, रास। तो रास को कहा गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। दूसरा यहां पर नील द्वीप है, नील द्वीप को नाम दिया गया है शहीद द्वीप का, शहीद द्वीप। और एक है हैवलॉक, हैवलॉक का नाम रखा गया है स्वराज्य द्वीप, ठीक है। चलिए, ये 3 नाम दिए गए हैं, ठीक। क्यों दिए गए ये नाम, थोड़ा सा इतिहास की ओर मैं आपको लेकर के चलूंगा। तो हुआ क्या था कि एक टाइम पे आजाद हिंद फौज का गठन हुआ, आप सभी इतिहास में पढ़ते हैं कैप्टन मोहन सिंह के बारे में, और उसके पश्चात में आजाद हिंद फौज का जो कमान है वो दे दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी को। जिस समय सुभाष चंद्र बोस जी के पास इसका कमान था, द्वितीय विश्व युद्ध में एक ऐसा भी समय आया था जब जापान ब्रिटिशर्स के ऊपर क्या हो चुके थे, हावी हो चुके थे। उस समय जापान क्या किया था, जापान ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इस पर पूरा जापान का कब्जा हो चुका था। और जापान के ही साथ कौन लड़ रहे थे, जापान के ही साथ हमारे जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, उनका पूरा का पूरा फौज, आजाद हिंद फौज, ये उनके साथ लड़ रहे थे। जब यहां पर पूरा जापान का कब्जा हो गया तो जापानियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को ये द्वीप समूह को दिया था कि हाँ भाई ये आपका क्षेत्र है और यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर आजाद हिंद फौज का अब क्या होने वाला है, शासन होने वाला है, या वो उनको मिल चुका है। तो उस समय नेताजी ने क्या किया था, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह न बोल करके इस द्वीप को कहा था शहीद द्वीप एवं स्वराज्य द्वीप। देखिए ये मैं बात बता रहा हूं 1945 के टाइम की, और उस समय में नेताजी ने ही नाम किया था इसका शहीद द्वीप, स्वराज्य द्वीप। उसी बात को अब वर्तमान में फिर क्या किया गया है, रास द्वीप को नेताजी के नाम पर रखा गया, नील द्वीप को शहीद द्वीप कहा गया और हैवलॉक को स्वराज्य द्वीप कहा गया था, ठीक है। तो ये इतिहास में मैं आपको और बाद में अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल इनका नाम जान लेना ही काफी है।
तो ये है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो हमारे पास में हमारे समक्ष आते हैं। तो क्या इतने ही द्वीप हैं क्या पूरे बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में? हम इसको पढ़ते हैं, परंतु कुछ छोटी छोटी चीजें जो हम छोड़ देते हैं। चलिए आइए देखते हैं कि क्या हमको नहीं छोड़ना है। यहाँ उत्तर भारत के क्षेत्र से हम देखते हैं कि एक महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी यहाँ से प्रवाहित होते हुए आती है, और गंगा नदी दो अपने वितरिकाओं में टूट जाती है। गंगा नदी कुछ समय बाद में अपने वितरिकाओं में टूट जाती है। एक जो भागीरथी नदी है, जब गंगा नदी यहाँ पर से दो भाग में टूटती है तो एक का नाम हो जाता है यहाँ से हुगली। वितरिका मतलब समझते हैं आप, अपवाह तंत्र वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे उसको। जब नदी अपने दो रूप में टूट जाए या अपने उप नदियों में टूट जाए तो ये हुगली, और दूसरी का नाम है भागीरथी। ठीक है, तो भागीरथी नदी तो बांग्लादेश चली गई, लेकिन ये जो हुगली नदी है ये बंगाल की खाड़ी में आके मिल जाती है। ये पूरा क्षेत्र क्या है हमारा, बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। तो हुगली नदी आकर के यहाँ पर मिल जाती है। हुगली नदी से बांग्लादेश की ओर में यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मूर द्वीप, जो कि भारत का हिस्सा है। वैसे बांग्लादेश पे इस पे भी अपना क्या हक जताते रहता है, अभी फिलहाल इस पे कंट्रोवर्सी चलता रहता है। ठीक है, ये न्यू मूर द्वीप, और इसके ठीक नीचे यहाँ पर है गंगा सागर। तो गंगा सागर भाई कोई सागर नहीं है, गंगा सागर क्या है, गंगा सागर द्वीप है जो कि हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक, ये हमने देखा। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर उड़ीसा के क्षेत्र में एक नदी है ब्राह्मणी नदी। ध्यान रखिएगा, कौन सी नदी, ब्राह्मणी नदी। ये ब्राह्मणी नदी के तट पर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से नदी के तट पर, तो ब्राह्मणी नदी के तट पर बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर है व्हीलर द्वीप, और इस व्हीलर द्वीप का नाम रख दिया गया है अब्दुल कलाम द्वीप। हम सबको पता है भारत के मिसाइल मैन, ठीक है, तो भारत के मिसाइल मैन के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है, व्हीलर द्वीप का नाम कलाम द्वीप रख दिया गया है। और ये जो है श्री अब्दुल कलाम जी के नाम पर इसको रखने का कारण है कि व्हीलर द्वीप से ही भारत का मिसाइल परीक्षण किया जाता है। तो वो कौन सा द्वीप है जहां पर मिसाइल परीक्षण किया जाता है, वो है क्या, व्हीलर द्वीप। ये क्या किस लिए काम में आता है, ये क्या है, मिसाइल परीक्षण के लिए काम में आता है। तो बिल्कुल हमको ध्यान में रखना चाहिए कि मिसाइल परीक्षण के कारण ही भारत के मिसाइल मैन कलाम जी के नाम पर ही इसको क्या रखा गया है, कलाम द्वीप इसका नाम रखा गया है। कहाँ है ये, तो उड़ीसा के क्षेत्र में। ये कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, पहुंचते हैं हम कहाँ, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा के बाद में आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का ये जो विभाजन वाला क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में ही, आंध्र प्रदेश के हिस्से में, इसी क्षेत्र में ही एक और विशेष द्वीप है। इस क्षेत्र में एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। ये है भाई श्रीहरिकोटा। ये जो श्रीहरिकोटा जो द्वीप है, ये एक्चुअल में भारत का लॉन्चिंग पैड है। ये है भारत का लॉन्चिंग पैड। जितने भी हमारे जो प्रक्षेपास्त्र हैं वो सारे के सारे कहाँ से, श्रीहरिकोटा से ही निकलते हैं, और इसीलिए इनका नाम जो है सतीश धवन जी के नाम पर किया गया है। तो इसका नाम हम लोग एक और जान सकते हैं, ये है सतीश धवन द्वीप। भारत में जितने भी जो प्रक्षेपास्त्र हैं, है ना, वो यहीं से भेजे जाते हैं, लॉन्चिंग पैड ये कहलाता है। अच्छा, श्रीहरिकोटा के बारे में बिल्कुल एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आता है, ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में आता है। और क्या ध्यान में रखेंगे आप कि जो स्थली भाग है, स्थली भाग और श्रीहरिकोटा के बीच में यहाँ पर जो जलीय क्षेत्र है, ये एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। और बिल्कुल इसको हाईलाइट करके याद करके रखिएगा, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया था कि श्रीहरिकोटा बंगाल की खाड़ी से किस झील को अलग करती है, किसको अलग करती है, पुलिकट को। तो पुलिकट झील और श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील, श्रीहरिकोटा, उसके बाद में क्या है हमारा, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये चीज हो गया। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे हम चलते हैं, तो यहां पर हमको देखने मिलता है, ये जो क्षेत्र है ये है श्रीलंका, ये श्रीलंका का क्षेत्र। ठीक है, इंडिया के मैप में वैसे हम लोग जब देखेंगे ना, तो ये कभी भी एक सीधी सरल रेखा नहीं होती, खास करके पूर्वी क्षेत्र में। नदी वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे अपवाह तंत्र में कि किस प्रकार की से नदियां जो है अपना पूरा का पूरा यहाँ पर गाद लाते लाते समुद्र की ओर ये बढ़ते रही हैं, सदैव बढ़ते रही हैं।
तो वैसा ही एक जो क्षेत्र है यहाँ पर ऐसा कुछ क्षेत्र बनता है। तमिलनाडु में आप जा करके देखिएगा, मैप में आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। ये क्षेत्र क्या दर्शाता है, तो ये जो क्षेत्र है भाई यहीं पर है हमारा, यहाँ पर का जो क्षेत्र है ये कहलाता है हमारा पंबन द्वीप। ये जो क्षेत्र है ये हमारे लिए कहलाता है क्या, पंबन द्वीप। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा आप लोग, पंबन द्वीप। और पंबन द्वीप में और क्या याद रखना है, तो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखना है, पंबन द्वीप और यहां पर श्रीलंका। पंबन द्वीप में एक याद रखना है हमको, धनुषकोटि का क्षेत्र। पंबन द्वीप में धनुषकोटि, ये धनुषकोटि हो गया, ये वाला धनुषकोटि है। और यहां पर ये जो मैं बनाया हूं ये है तलाई मन्नार, श्रीलंका में तलाई मन्नार। तो धनुषकोटि से तलाई मन्नार को के बीच में ही हमारी श्री राम सेतु है। ये जो क्षेत्र में बनाया ये क्या है, श्री राम सेतु। ठीक है, किसके किसके बीच में है श्री राम सेतु, तो ये है क्या, धनुषकोटि से तलाई मन्नार के बीच में। इंग्लिश मीडियम वाले इसको श्री राम सेतु ना पढ़ के वहां पर एडम्स ब्रिज लिख दिया होगा। ठीक है, तो बिल्कुल एडम्स ब्रिज वो यही चीज है। ठीक, इसके अलावा यहां पर हम देखेंगे कि पंबन द्वीप में ही, देखिए तमिलनाडु में पंबन द्वीप में ही एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एक महत्वपूर्ण नाम है, वह है रामेश्वरम। हम सब जानते हैं पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी रामेश्वरम में क्या किए थे, भगवान श्री राम जी क्या किए थे, भगवान शिव की प्रतिमा लगा करके उनका शिवलिंग का आराधना करके फिर वो धनुषकोटि से क्या किए थे, श्री राम सेतु बना करके यहाँ पर तलाई मन्नार की ओर श्रीलंका की ओर गए थे। तो रामेश्वरम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 4 धामों में से एक है, साथ ही साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ठीक है, तो 4 धाम जो है उसमें भी रामेश्वरम का नाम आता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में भी आता है। किसी न किसी चैप्टर में इसको आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रामेश्वरम जो कि पंबन द्वीप में है, और श्री राम सेतु जो धनुषकोटि से लेकर के तलाई मन्नार के मध्य में है। ठीक, यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये जो पंबन द्वीप है उससे जो नीचे का क्षेत्र है ये कहलाते हैं मन्नार की खाड़ी। ये है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच में है अगर पूछा जाए, तो भारत और श्रीलंका के मध्य में, धनुषकोटि से नीचे, पंबन द्वीप से नीचे। जबकि ये पंबन द्वीप के ऊपरी क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को देखिए, ये जो पूरा क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाती है भाई पाक जल संधि। ये कहलाती है पाक जल संधि। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है। बहुत छोटा सा प्रश्न है लेकिन लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो वो है भारत एवं श्रीलंका के मध्य में। पाक जल संधि ही वो क्षेत्र है जो कि 2 बड़े महासागरों को अलग करती है, अर्थात बंगाल की खाड़ी को और यहाँ पर हिंद महासागर को पाक जल संधि अलग करती है। तो ये रहे क्या, बंगाल की खाड़ी में पाए जाने वाले कुछ द्वीप समूह। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो बिल्कुल आप मुझे व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम ग्रुप में हमारे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देख लिया बंगाल की खाड़ी के कुछ जो छोटे मोटे जो द्वीप थे, कुछ इंपॉर्टेंट जो द्वीप थे, कुछ बहुत ही ज्यादा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। इसके बाद अब मैं आऊंगा अरब सागर की ओर। अरब सागर में कौन कौन से द्वीप हैं, अरब सागर। अब अरब सागर के द्वीप बोलते साथ हमारे मन में सबसे पहले जो है ये बात आती है, अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप। बिल्कुल लक्षद्वीप तक पहुंचेंगे हम, लेकिन उससे पूर्व हम थोड़ा सा यहां पर इन चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये जो क्षेत्र है ये है भाई कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ये है कच्छ की खाड़ी। खाड़ियों के नाम हम लोग देख लेते हैं। वहां बंगाल की खाड़ी, यहां हमने देखा पाक जल संधि, ये मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, और यह है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, ठीक है, वो बे ऑफ बंगाल है, ये गल्फ ऑफ कच्छ है, वो गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खंभात है। तो खंभात की खाड़ी में यहां पर एक द्वीप है, यहां पर आलियावेट। और यहीं पर एक और द्वीप है खादियावेट। आलियावेट और खादियावेट। यहां पर महाराष्ट्र बगल में यहां पर हम लोग देखते हैं बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई। यहां पर हम देखते हैं एलिफेंटा। एलिफेंटा। यहीं पर ही है सालसीट द्वीप। सालसीट द्वीप। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग इसको।
तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि आलियावेट और खादियावेट, देखिए ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ना, समुद्र तटीय जो हमारा क्षेत्र है, यहाँ पर टर्शियरी क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। वही चट्टानें जो हिमालय के गर्भ में भी पाई जाती हैं, और वही चट्टान जो असम के क्षेत्र में पाई जाती है। असम के डिगबोई में पेट्रोलियम उत्पादन होता है, क्यों? टर्शियरी शैलक्रम के कारण। और उसी टर्शियरी शैलक्रम के कारण ही आलियावेट और खादियावेट में भी पेट्रोलियम पाए गए हैं। यहाँ पर क्या है? पेट्रोलियम पाए गए हैं, परंतु अभी यहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा है। पेट्रोलियम है, उत्पादन नहीं है। मैं ऐसा लिख देता हूँ, बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा, दोहन नहीं हो रहा है इसका। जबकि बॉम्बे हाई का दोहन भी हो रहा है। बॉम्बे हाई जो है क्या है? पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र है, इसमें दोहन भी हो रहा है। एलिफेंटा द्वीप समूह अपने कुछ पुराने मूर्ति मंदिर वगैरह के लिए प्रसिद्ध है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या है? मंदिर के भग्नावशेष हैं, उन सब चीज़ों के लिए ये प्रसिद्ध है एलिफेंटा। सालसीड द्वीप भारत का कौन सा द्वीप समूह है जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? जब पूछी जाती है ऐसा क्वेश्चन, जब पूछा जाता है तो आंसर होगा सालसीड द्वीप। कारण क्या है? कारण है सालसीड द्वीप में ही बसा है मुंबई शहर। अब आप बहुत अच्छी समझ सकते हैं, ठीक है। तो मुंबई कहाँ है? सालसीड द्वीप में है, और इसलिए कौन सा द्वीप है जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है तो कौन सा कहलाएगा? सालसीड द्वीप कहलाएगा, ठीक। तो ये हैं कुछ छोटे छोटे द्वीप। चलिए, अच्छा एक और यहां पर हम लोग देख लेते हैं। यहां पर केरल के पास में एक द्वीप है, नाम है उसका वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप, ये जो वेलिंगटन द्वीप है, वेलिंगटन द्वीप के पास में ही झील है एक, यहां पर बेम्बेनाड झील। बेम्बेनाड झील, बेम्बेनाड झील ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। बेम्बेनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, और ये जो बेम्बेनाड झील है, जो भारत की सबसे लंबी झील है, ये कितने किलोमीटर है? लगभग 96.5 किलोमीटर लंबी है। कौन? बेम्बेनाड झील। 96.5 किलोमीटर लंबी झील है बेम्बेनाड झील। और भारत में जो लंबी लंबी नौकायन प्रतियोगिताएं होती हैं वो इसी वेलिंगटन द्वीप बेम्बेनाड झील में होती हैं, ठीक है। तो वेलिंगटन द्वीप इसलिए हमको याद रखना है। और देख के स्पष्ट रूप से अब आप मैप सीख चुके हैं तो आपको पता चल ही रहा है कहां पर है? केरल में। तो ये छोटे छोटे द्वीप हैं जिसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है। अब मैं आता हूं मुख्य बिंदु पर, जिसका नाम है क्या? हमारा लक्षद्वीप। अब आइए, ये 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल हम लोग क्यों बनाए हैं उसकी ओर आते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं, अच्छा हमेशा से हम लोग पढ़ते आए हैं कि जो लक्षद्वीप है, ये जो लक्षद्वीप है ये बना है किसके? प्रवाल भित्तियों से बना है, प्रवाल जीवों से बना है। ये प्रवाल जीव, प्रवाल भित्ति होते क्या है? मतलब जैसे हम लोग देखें कि अंडमान निकोबार क्यों है? अंडमान निकोबार इसलिए है क्योंकि ये अराकानोजोमा पर्वत का हिस्सा है। वैसे ये क्या है? ये जो प्रवाल भित्तियों से बना है क्या? लक्षद्वीप। तो प्रवाल भित्ति के बारे में मैं बताऊंगा, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से द्वीप है। यहाँ पर ये जो लक्षद्वीप है ये 36 द्वीपों का लगभग समूह है, ठीक है। यहाँ पर कुछ लगभग 36 द्वीप हैं। 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल के बीच में एक विशेष द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय। मिनिकॉय द्वीप, ठीक। और उसके नीचे में देश है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव। ये प्रश्न आप जब क्वेश्चन पेपर पुराने उठा के देखेंगे तो बार बार आप इस प्रश्न को पाएंगे कि आपको पूछा जाता है कि मिनिकॉय और मालदीव को कौन सी चैनल अलग करती है? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन सी चैनल अलग करती है? 9 डिग्री चैनल। वैसे ही हम लोग यहाँ पे देखे थे लिटिल अंडमान और कार निकोबार को कौन अलग करती है? 10 डिग्री चैनल। तो इसको थ्योरी में लिख लिख के याद करने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा एक मैप बनाइए अपने कॉपी में, बिल्कुल सारा चीज टू द पॉइंट ऐसे ही याद हो जाएगा। लक्षद्वीप को मालदीव से कौन अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से कौन अलग करता है? 9 डिग्री चैनल। तो मिनिकॉय एक बड़ा सा द्वीप है जो कि क्या है? 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल के बीच में है। मिनिकॉय का थोड़ा सा अलग ही खासियत है, वैसे वो भारत के अंतर्गत है, मिनिकॉय भारत का ही है, परंतु केरल की भाषा जो मलयालम है, पूरे लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। लेकिन याद रखिएगा मालदीव की भाषा है महल भाषा, और यही महल भाषा मिनिकॉय में भी बोला जाता है। तो यहाँ पर प्रयुक्त भाषा है महल भाषा, जबकि वो भाषा किसकी है? मालदीव की। और पूरे लक्षद्वीप में बोली जाती है क्या? मलयालम भाषा, ठीक। चलिए अब इसे कुछ विशेष तथ्य देखते हैं। जैसे कि लगभग यहाँ पर कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। एक चीज, अच्छा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश का जब नाम पूछा जाता है तो हम लक्षद्वीप कहते हैं। क्या बोला मैंने?
भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप जिसकी राजधानी कौन है? लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। ठीक है, यहां पर इसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोथ। यहां पर एक नाम याद रखना है, एंड्रोथ, जो कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सॉरी फ्रेंड्स, शायद यहाँ पर अभी वीडियो कुछ पॉज्ड हो गया था, तो मैं फिर से ये लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। ये सारा चीज़ तो आ चुका है क्या कि ये मिनिकॉय द्वीप है ना, जो कि 9 डिग्री और 8 डिग्री चैनल के बीच में है। मिनिकॉय जहाँ पर महल भाषा बोली जाती है, और लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। महल भाषा किसकी? मालदीव की। ठीक, यहाँ पर मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, मैं एक बार और आपको डिस्कस कर चुका था। अच्छा, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। ठीक है, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, जिसकी राजधानी कौन है? कवरत्ती। ठीक है, ये चीज़ तो पता है। अब लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप, लक्षद्वीप में सबसे बड़े द्वीप का नाम है एंड्रोथ। इसका नाम है एंड्रोथ। और लक्षद्वीप में सबसे बड़े द्वीप समूह का क्या नाम है? सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह है हमारा यहाँ पर, इसका नाम है अमीन द्वीप। अमीन द्वीप, ध्यान में रखिएगा, अमीन द्वीप। ठीक, यहाँ पर एक पक्षी अभ्यारण्य भी है, और उस पक्षी अभ्यारण्य का नाम आपको ध्यान में रखना है। पक्षी अभ्यारण्य का नाम है पीटली द्वीप। पक्षी अभ्यारण्य का नाम है पीटली द्वीप। ठीक है, अच्छा, पीटली द्वीप में मानव निवास नहीं करता। मैं आपको बता दूं कि लक्षद्वीप में लगभग 36 द्वीप हैं, जिसमें से लगभग 11 द्वीप में ही मानव निवास करते हैं। 11 द्वीप में ही क्या है? मानव निवास करते हैं। बाकी में मानव निवास नहीं करते। उन्हीं में से एक है ये पीटली द्वीप, जहां पर केवल क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। तो ये है क्या? लक्षद्वीप से संबंधित छोटे मोटे फैक्ट। अच्छा, लक्षद्वीप के बारे में मैंने आपको बोला कि ये बनी किससे? प्रवाल जीवों से, प्रवाल भित्ति से। ये प्रवाल भित्ति क्या होते हैं, प्रवाल जीव क्या होते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, चलिए यहां पर मैं ये जगह ले लूं थोड़ा। प्रवाल जीव क्या होते हैं? देखिए, जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, तो मधुमक्खी के छत्ता जिस प्रकार से वो लोग एक दूसरे के ऊपर ऐसे जमते चले जाते हैं, है ना, उनका आकार बढ़ता चला जाता है, वैसे ही होते हैं प्रवाल जीव। लेकिन प्रवाल जीवों की एक खासियत होती है, आपने वो देखा होगा घोंघा, है ना, उसके ऊपर में क्या एक कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। वैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट का कवर लिए हुए एक जीव होते हैं। और इन जीवों की विशेषता है, हम देखेंगे ये जो हमारा भारत के जैसे ये जो सीमा है, इस सीमा के तुरंत बाद में हम देखते हैं थोड़ा सा उथला सागर रहता है, सफेद सफेद रंग में। जो मैप में हम देखते हैं तो थोड़ा ये सफेद रंग में होता है, फिर धीरे धीरे गहरा नीला होते होते बहुत नीला। इसका मतलब क्या है कि ये थोड़ा उथला सागर है और उसके बाद फिर गहरा सागर है। तो ऐसे छिछले सागर में या उथले सागर में, है ना, मैं ऐसा कुछ बनाना चाहूंगा कि ये हो गया हमारा समुद्र का क्या, समुद्र का ऊपरी तल, और समुद्र के अंदर में अगर कुछ इस प्रकार का क्षेत्र है, समझिए, ठीक है, ये कोई क्षेत्र है, तो ये गहरा क्षेत्र है, ये भी गहरा क्षेत्र है, ये छिछला क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्र है। तो ऐसे क्षेत्रों में ये जो जीव होते हैं वो क्या करते हैं, एक के ऊपर एक जो है इस प्रकार से क्या करते हैं, एक के ऊपर एक इस प्रकार से ये कुछ इस प्रकार से बनाने लग जाते हैं। ये कवच इनका देखिएगा, देखो, इससे क्या होता है, ये जो जीव जो एक के ऊपर एक इस प्रकार से निवास करने लगते हैं, अब इनका जो ऊपरी जो त्वचा है वो किसका बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट जब उचित ताप और दाब पर दबने लग जाते हैं, है ना, छिछले सागर में ये बनना है। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, इसके बनने के लिए छिछला सागर आवश्यक है, छिछला सागर आवश्यक है। और दूसरा कंडीशन भी मैं आपको बता दूं, दूसरा कंडीशन जहां पर ये पाया जाएगा वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही ये पाए जाएंगे। अब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आप पृथ्वी में देखेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तर से नीचे और 23.5 डिग्री दक्षिण से ऊपर, है ना, ये जो बीच का जो क्षेत्र होता है वही क्या है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है।
तो इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पाया जाएगा। अच्छा ये कहां पर है, देखो 8 डिग्री 9 डिग्री के आसपास का क्षेत्र है ना, 23.5 डिग्री तो यहाँ कहीं पर गुजरात के पास है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भी है। प्लस हम लोग अभी क्या भारत से ज्यादा दूर नहीं गए हैं, मतलब ये छिछला क्षेत्र भी है, इसीलिए यहाँ पर इन जीवों का क्या होता है, जमाव होता है। और ये जीव यहाँ पर क्या करते हैं, एक द्वीप की तरह निर्माण करते हैं, क्योंकि ये है तो कैल्शियम कार्बोनेट ही है ना, कैल्शियम कार्बोनेट ही है, तो ये क्या करते हैं, भूमि जैसी आकृति यहाँ पर बनने लग जाती है। अब ये जो जीव हैं इनकी खासियत क्या है, जब ये धीरे धीरे जब ये मरने लगते हैं तो उसके बाद में एक के नीचे एक ये दबते चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर द्वीप का निर्माण हो जाता है। ये बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। कैसे अट्रैक्टिव होते हैं, इनका रंग बहुत ही बेहतरीन होता है, एकदम गुलाबी या हरा या नीला, एकदम चटक रंग के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, मछलियां इसकी ओर क्या होती हैं, आकर्षित होती है। छोटी छोटी मछलियां यहाँ पर उनको निवास भी मिल जाता है, अंदर में रहने के लिए जगह मिल जाता है। दूसरा यहाँ पर उनको भोजन पदार्थ भी मिल जाता है। निवास और भोजन के अलावा यहाँ पर उनको सुरक्षा भी प्राप्त होता है बड़ी मछलियों से। बड़ी मछलियां इनका पीछा करते हुए यहाँ पर पहुंचती हैं और उन बड़ी मछलियों का शिकार करता है मानव। तो इस वजह से ये जो लक्षद्वीप है या ऐसे जो भी क्षेत्र जहां पर क्या होते हैं, ऐसे द्वीप जो पाए जाते हैं है ना, प्रवाल द्वीप जो पाए जाते हैं, उनके लिए द बेस्ट चीज हो जाता है क्या, मत्स्य पालन। ठीक, तो इस प्रकार से बनती है क्या, लक्षद्वीप। और प्रवाल जीवों को इस प्रकार से जब ये एक के ऊपर एक जब इस प्रकार से इनका जमाव होने लगता है तब वो बनते हैं क्या, प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप और प्रवाल भित्ति एक शब्द आपने सुना होगा। अच्छा, इनका जो जमाव है वो समुद्र से ऊपर नहीं होता, ऊपर में ये काले काले रंग के, काले भूरे रंग का क्या बना लेते हैं, यहाँ पर एक लेयर बना लेते हैं। अंदर में बढ़िया चटक रंग होगा, लेकिन ऊपर में क्या, काला भूरा रंग का एक लेयर बन जाएगा। अगर ये पूरा गोलाकार आकृति में एक दूसरे के ऊपर जमने लगे तब तो ये द्वीप बनाएंगे, नहीं तो फिर ये प्रवाल भित्ति बना लेंगे। अब ये प्रवाल भित्ति का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ये जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी ये विषुवत वृत्त हो गया, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का ये जो क्षेत्र है यहां पर है भाई प्रवाल भित्ति, यहां पर है प्रवाल भित्ति। ठीक है, उसको ग्रेट बैरियर वॉल का नाम दिया गया है। क्या बोला गया है, ग्रेट बैरियर वॉल। और वो बहुत बेहतरीन तरीके से क्या करता है, सुनामी से भी ऑस्ट्रेलिया को बचाता है। फिर ये क्या करते हैं, समुद्र में डाइविंग वगैरह करते हैं लोग जा करके वहां, अर्थात पर्यटन के लिए भी क्या है, वो बहुत ही ज्यादा आकर्षक क्षेत्र बनता है। मैंने बताया था ये क्या है, बढ़िया चटक रंग के होते हैं, लोग वहां पर डाइविंग वगैरह करते रहते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्षेत्र हम लोग देख लिए। आज हम लोग ने देखा कि कौन कौन से द्वीप हैं भारत में और कैसे कैसे द्वीप समूह हैं। इन द्वीप समूह से रिलेटेड मैं तो अभी आपको थ्योरी जो है थोड़ा बहुत बता दिया हूं। ठीक, अब आप इसको जा करके एक्चुअल में मैप में देखिए, पलट करके देखिए भारत का एटलस, वहां पर आपको बहुत सारी और भी जानकारी मिलेगी। लेकिन ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अगले लेक्चर में मैं लेकर के आऊंगा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, और उन क्वेश्चंस को पूछते हुए मैं आपको और भी कुछ चीजें क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।